नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं 16 महाजनपद के प्रमुख 6 महाजनपद में से एक है कौशल महाजनपद। आज कौशल महाजनपद की चर्चाएं पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में खूब हो रही है, क्योंकि इसी कौशल महाजनपद के राजा कौशलाधिपति भगवान श्री राम थे और इनकी राजधानी अयोध्या में थी। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर भगवान श्री राम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बगल में माँ सीता है और माँ सीता का जो जन्म स्थली है, जहाँ धरती से निकली है, वह पुण्यारण्य की धरती है और वह पुण्यारण्य की धरती जो आज पुनौरा कहलाता है और वह पुनौरा के पास ही हम लोगों का गांव है। तो और इधर बगल में लक्ष्मण जी हैं और चरणों में अब भगवान बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं। मैं इधर एक तस्वीर को दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के महान शासक के रूप में रहे, बुद्ध के समकालीन रहे और बुद्ध की जो अवस्था थी लगभग वही अवस्था इनकी रही होगी। तो प्रसेनजीत, जिनको प्रसेनदिक भी कहा जाता है, बुद्ध यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बुद्ध के समान में बोध वृक्ष लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। यह कौशल राज्य है। कौशल राज्य में कौशल महाजनपद है और इसकी राजधानी 2 जगह थी। एक श्रावस्ती थी और दूसरा जो है कुछ काल में अयोध्या में रहे। अयोध्या राजा दशरथ, श्री राम और उनके पूर्वजों का यह जो है केंद्र रहा है, केंद्र बिंदु रहा है और यह केंद्र बिंदु जो है सो आज भी केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूं इस मैप के द्वारा। बगल में शाक्य है। शाक्य गणराज्य के शाक्य से जुड़े हुए खुद बुद्ध थे। बुद्ध के पिताजी शाक्य राजा थे। बगल में कोलिय हैं। इनकी पत्नी यशोधरा जो थी कोलिय राजकुमारी थी। उसके बगल में मौर्य है, बगल में मल्ल है और जहां पर आपको जानते हैं महापरिनिर्वाण जो हुआ था मल्ल गणराज्य में हुआ था, यह आप सब जानते हैं। और पिछले वीडियो में मैं मल्ल पर जो बनाया था वीडियो, उसमें इसकी पूरी चर्चाएं मैंने किया है। उसके बाद कलमा है और इसके बाद मगध है। मगध से इनका कन्फ्रंटेशन भी होता है, वैवाहिक संबंध भी होता है। और लिच्छवी है, लिच्छवी से भी इनका अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। बगल में आपको दिखाई पड़ रहा है भाग है, वेस्टर्न साइड में भाग है और चेदी है और आपको पंचाल है। उसके बाद बगल में वत्स भी है, भाग के बगल में वत्स है जिसका बॉर्डर इनको कौशल से मिलता जुलता है। तो मैप के सहारे समझ रहे होंगे कि क्या कितने आपको महाजनपद के राज्य जो थे वह इनसे जुड़े हुए थे, उसके बारे में भी मैंने चर्चा किया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह अयोध्या नगरी का पूर्व कालीन जो है आपको अयोध्या नगरी का चित्र है जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैं आपको यह बतलाने की बार बार यह कोशिश कर रहा हूं कि यह जो उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों का जो क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुआ उसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बार बार ध्यान रखिएगा, यह जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का यह महाजनपद है। और सबसे पहला इसकी चर्चा जो है, सबसे पहले इसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ में है जिसमें 16 जनपद का उल्लेख है। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 राज्यों का उल्लेख है, लेकिन अंगुत्तर निकाय और महावस्तु जो बौद्ध ग्रंथ है उससे थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जो 6 महाजनपद है बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण कई दृष्टिकोण से है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आपको आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खास करके जो यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य जो महत्वपूर्ण क्लास 1 क्लास 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 6 पर बहुत कमांड होना चाहिए। और मैं आपको बहुत विस्तार में शोध परक आपको यह 6 गणराज्यों के बारे में आपको मैं दे रहा हूं वीडियो। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अंग है
मगध है, वत्स है, वज्जी है, काशी है, कौशल है। तो यह 6 जो महाजनपद है, यह सबसे महत्वपूर्ण है और दोनों में समान है। क्योंकि यह इसको मिटाया नहीं जा सकता है, इसको दबाया नहीं जा सकता है, यो खिसकाया नहीं जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके राजा, इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके आर्थिक कार्यक्रम सब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात और बतलाना चाह रहा हूं कि इस 16 महाजनपद में 2 तरह के राज्य थे। एक राजतंत्र पर स्थापित थे और दूसरा गणतंत्र पर। तो गणतंत्र में 2 जो है आपको, सबसे पहला तो वज्जी है, जिसकी हम चर्चा आपको वज्जी महाजनपद में चर्चा किए हैं वीडियो में। दूसरा है आपको मल्ल है। मल्ल है जो यह आपका गणतंत्र था। सबसे विश्व में सबसे पहला तो वज्जी है और दूसरा जो है मल्ल है और यह दोनों जो है आपको 16 महाजनपद में था। लेकिन रेस्ट जितने भी थे वह राजतंत्र पर आधारित था। गणतंत्र में सभी राज्यों का समान शासन था, सब मिलजुल करके एक गण और संघ की स्थापना किए थे। लेकिन राजतंत्र में राजा ही प्रमुख होते थे और राजा बहुत ही अच्छे हुए तो वह राज्य बहुत ही अच्छा डेवलप करता था। लेकिन अगर कमजोर हुए तो दूसरे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी महाजनपद उसको जीत लेते थे। तो ये स्थिति थी। इसकी चौहद्दी के बारे में मैंने चर्चा किया ही है कि उत्तर में नेपाल की पहाड़ी है, दक्षिण में सर्पिका नदी है जिसको सई नदी और सैंदिका या आदि गंगा जो कहा जाता है, जो गोमती नदी की सहायक है। पूरब में सदानीरा, सदानीरा को प्राचीन गंडक को प्राचीन भारत में सदानीरा कहा जाता है। सदानीरा इसलिए कहा जाता है कि यह जो है अग्नि को ज्वाला की एक घटना है आपको वैदिक पीरियड में, और उसकी वो भी जला नहीं पाई, अग्नि की लौ भी नहीं जला पाई। इसलिए सदा नीरा मीन्स हर हमेशा, नीर मीन्स पानी होता है, हर हमेशा पानी बहने वाली नदी है जो गंडक है। यह जो है विदेश से अलग करता है, इसके मैप में हमने आपको बतलाया है। और राप्ती नदी है और पश्चिम में गोमती नदी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी है। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी जनपद में मैंने आपको बताया था कि शाक्य है, कोलिय है, मौर्य है, मल्ल है, कलमा है, मगध है। और दक्षिण पश्चिम जनपद में आपको चेदी है, भाग है, पंचाल है। राजधानी इसकी 2 है, एक तो आपको हमने पूर्व में बताया था ये अयोध्या है, दूसरा श्रावस्ती है जिसको बौद्ध साहित्य में सहेत महेत कहा जाता था, और कई जगहों पर आपको श्रावस्ती को सहेत और महेत के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म और बुद्ध से संबंधित यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं और आपको इसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। मैं यह बतलाना चाह रहा हूं कि वर्तमान समय में यह कहाँ है, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं यह कहाँ है। तो आधुनिक अवध का जो क्षेत्र है जिसमें फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मैंने कई बार बताया है कि यहाँ भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि रही है और इनके पूरे वंशज यहाँ पर पूर्व में बहुत लंबी फेहरिस्त है जिसकी यहाँ चर्चा करना मुझे समय अनुकूल नहीं लग रहा है। लेकिन यही समझिए श्री राम का जो वंशज है बहुत पुराना है आपको, और उसकी चर्चा करेंगे तो कई वीडियो बन जाएंगे और कई वीडियो मैंने बनाया भी है जो आप देखेंगे। तो उत्तर कौशल जो है भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। दक्षिण कौशल जो है जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। आज भले ही छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन उस समय दक्षिण कौशल कहा जाता था। भगवान श्री राम के ननिहाल यह था। राजा वहाँ के जो थे भानुमत थे, उनकी पुत्री कौशल्या जो थी इन भगवान श्री राम की माता जी थी। और श्री राम की जो माता जी थी कौशल्या थी, ये 2 बहन थी। एक बहन की शादी राजा दशरथ से होता है और दूसरा जो है अंग प्रदेश के जो राजा थे उस समय रोमपाद, उनकी पत्नी बनती है, इनकी छोटी बहन। और इनकी जो मीन्स कौशल्या की छोटी बहन जो है सो बनती है अंग की रानी बनती है। मैं आपको बता दूं श्री राम की जो बहन है, ठीक है ना, शांता, वह शांता अपने मौसी के यहाँ ही रह करके पली बढ़ी और वहीं भी ऋषि श्रृंगी से शादी हुआ था, जिसकी हम चर्चाएं बहुत विस्तार में आपको हमने किया है अंग महाजनपद की चर्चा में।
मैं राजा भानुमत का मैंने बताया है पुत्र नहीं था, इसलिए बाद में उनकी सारी जो जमीन थी या सारा जो राजपाट था वह सब मिल गया, इसी में मिल गया, मीन्स उत्तर कौशल में ही मिल गया। भगवान श्री राम के बाद यह दो भागों में बट गया और उनके दो पुत्र थे, कुश और लव। तो उत्तर कौशल में कुश का क्षेत्र था जिसकी राजधानी कुशावती माने इनके नाम पर ही रहा, और लव का जो राजधानी रहा श्रावस्ती रहा, जो वर्तमान में श्रावस्ती जो है या उस श्री राम के बाद के कालों में, बौद्ध के कालों में यह बहुत प्रसिद्ध जगह रहा है और बुद्ध से बहुत सारी जुड़ी कहानियां और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। महाभारत काल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भीमसेन है और यह भीमसेन की दिग्विजय यात्रा में कौशल नरेश बृहद्वल की पराजय का उल्लेख मिलता है। मैं बार बार यह कहना चाहता हूँ, राजा और कमजोर हुए तब पड़ोसी राजाओं से यह जीते जाते हैं, मीन्स जीत लिए जाते हैं। और महाभारत काल में यह जो है सो बृहद्वल यहाँ के राजा थे, कौशल नरेश थे, लेकिन भीमसेन जो है, भीम जो थे आपको वह जो है जीत लेते हैं। यहाँ पर भीम की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार गुप्त काल के पूर्ववर्ती काल में यह जो है अन्य जनपदों के साथ ही देवरक्षित नाम का राजा द्वारा शासित हुआ था। देवरक्षित जो थे यहाँ पर गुप्त काल के पूर्ववर्ती में यह देवरक्षित की चर्चाएं आती है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद में है, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कौशलक महेंद्र शब्द का चर्चा है, मीन्स कौशल के महेंद्र राजा की वर्णन है जो दक्षिण कौशल के रहे होंगे। इस पर बहुत सारे लोगों का मानना है और यह बात सही भी जान पड़ता है। मत्स्य पुराण के अनुसार श्रावस्ती के निकट दिवाकर नाम के राजा ने उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल को संयुक्त किया और उन्हें अयोध्या का स्वामी भी कहा जाता है, दिवाकर का। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कि अयोध्या का स्वामी और दोनों को संयुक्त करने का कौन काम किए थे। तो यह अयोध्या का स्वामी जो थे वह दिवाकर नाम के राजा थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल नरेश प्रसेनजीत, जिसको प्रसेन नदी का कहलाते थे, वह सिंहासन प्राप्त की 530 ईस्वी पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार आपको चर्चा किया हूं कि बुद्ध के यह समय से लगभग उन्हीं के समकालीन थे और यह केवल बुद्ध के प्रति आगाध श्रद्धा ही नहीं रखते थे, अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे और अन्य धर्मों का भी इज्जत करते थे। पाली साहित्य के अनुसार कौशल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था शाक्य। शाक्य आपको मैंने पूर्व में भी बताया है कि शाक्य जो थे वह जो है बुद्ध के ही राज्य थे और बुद्ध के पिताजी यहीं के राजा थे। लेकिन पाली साहित्य में यह चर्चा है कि उन्होंने आधिपत्य स्वीकार कर लिया। कौशल नरेश महाकौशल के पुत्र प्रसेनजीत को 5 राजाओं के दल का प्रधान कहा जाता। शाक्य राजाओं को जो इनसे मिल जाने का स्वतः आधिपत्य स्वीकार कर लिया, इसीलिए प्रसेनजीत को 5 राजाओं का दल का प्रधान कहा जाता है। यह बात पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, प्लीज इसको आप ध्यान रखेंगे। कौशल नरेश इक्ष्वाकु वंशीय जो है संजय महाकौशल के पुत्र थे। महाकौशल जो है कौशल माने महाजनपद के जो राजा थे उनको महाकौशल से संबोधन किया जाता है, लेकिन इनका नाम संजय महाकौशल था और उनकी पुत्री और प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी, पूर्व नाम इनका जो है आपको कौशल देवी का भद्रश्री था। भद्र मीन्स होता है अच्छा और संस्कारी, जिसको हम लोग कहते हैं। का विवाह किससे हुआ था? तो बिंबिसार से कौशल देवी का प्रथम विवाह हुआ था। इनका पुत्र अजातशत्रु था। दहेज में काशी प्रांत दिया गया था जो 1 लाख राजस्व वाला ग्राम था। आपको बता देते हैं जो बिंबिसार को इन्होंने दिया था। संजय महाकौशल का पुत्र प्रसेनजीत की पत्नी और बेटा बेटी, और उनकी शादी जो है प्रसेनजीत की कितनी शादी हुई थी, कौन कौन आपको राजाओं के यहाँ हुई थी और उनकी पत्नी और बेटा बेटी का क्या नाम था, इस पर भी चर्चा कर देते हैं क्योंकि यह सब जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और संदर्भ में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि बौद्ध और जैन धर्म
बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो है आपको 18 जनपद में विशेष कर करके आपको कौशल है, अंग है, मगध है, वज्जी है, मल है, ये सब आपको वत्स है। तो यह जो आपका जितने भी महाजनपद थे इसमें बुद्ध हर हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते थे, घूमते रहते थे और सब जगह प्रवचन देते थे। बहुत सारी घटनाक्रम इनके जीवन से इन 6 महाजनपद में विशेष करके है, इसलिए आपको इससे प्रश्न निश्चित ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम विवाह जो हुई थी इनके कौशल नरेश प्रसेनजीत का बिंबिसार की बहन से प्रथम शादी हुई थी। बिंबिसार इनकी बहन से शादी किए थे और यह जो है सो बिंबिसार की बहन से शादी किए थे। यह बात बहुत कम बच्चे को मालूम है, लेकिन इसको ध्यान में रखिए। दूसरी विवाह जो है इनका जो है प्रथम कौशल युद्ध में एक्चुअली क्या हुआ कि कौशल युद्ध जो हुआ, कौशल और आपको मगध के बीच जो युद्ध हुआ उसमें प्रथम कौशल युद्ध में आपको प्रसेनजीत हार गए और हार करके वह छुप ने के लिए एक घर में गए और उस घर में इनके ही प्रधान माली थे, उन्हीं के घर में इनको छुपने का मौका मिला और उनकी पुत्री मलिका थी और उनसे इनका जो है प्रेम विवाह हो गया और उससे जो उत्पन्न हुई पुत्री उसका नाम वजीरा था। फिर यह ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कर रहा हूं, इनके प्रधान माली की पुत्री मलिका थी, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर इससे जो पुत्री उत्पन्न हुआ वजीरा, और जो आगे हम बताएंगे वजीरा फिर किससे शादी होती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तृतीय विवाह जो है मदसाल जातक के अनुसार प्रसेनजीत शाक्य राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन शाक्य राजा तैयार नहीं थे, इसलिए शाक्य प्रमुख महानामा एवं कौशल के दास कन्या नागमुंडा से उत्पन्न वासव खतिया से छल पूर्वक शादी करा दिया गया शाक्य राजाओं के द्वारा। और बासव खटिया से जो बच्चे पैदा हुआ, जो पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम विदुडाभ था। विदुडाभ जो है और जिसको कहीं कहीं आपको पुराण में आपको कुशद्रका भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में तो शूद्रका भी कहा जाता है, लेकिन कुशद्रका ही इसका सही उच्चारण होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं कि कौशल नरेश महाकौशल अपने जीवन में ही अपने पुत्र प्रसेनजीत को गद्दी दे दिए थे। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से अपने पुत्र विदुडाभ को उन्होंने उत्तराधिकारी प्रसेनजीत बना दिया, लेकिन जो ही छल का आभास हुआ आक्रोश में आकर उसे गद्दी से हटा दिए, लेकिन भगवान बुद्ध के हस्तक्षेप से पुनः उन्हें गद्दी मिला था। मैं आपको बता रहा हूं इनका जो व्यक्तित्व था, वह व्यक्तित्व प्रसेनजीत का जो व्यक्तित्व था आमोद प्रमोद से में विशेष लगाव था, विलासी प्रवृत्ति के थे, सुस्वादु भोजन के प्रति विशेष आग्रही थे और जातक कथाओं में इसी कारण इनको मोटा कहा जाता है। ये भी प्रश्न बराबर आपसे पूछे जाएंगे, मोटा किस को कहा जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा, इन्हीं को प्रसेनजीत को मोटा कहा जाता है। संयुक्त निकाय के अनुसार महात्मा बुद्ध इन्हें अल्पाहार का सुझाव दिया था। दूसरों की बातों में आ जाना यह अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति प्रदर्शित हर हमेशा कराते रहते थे। दुश्मनों के प्रति इनको निश्चिंतता का भाव हर हमेशा रहता था, जिससे इनको बहुत क्षति हुई। ढुलमुल प्रशासनिक व्यवस्था के जनक थे। तो ये सब इनकी व्यक्तित्व में काफी कमियां थी, लेकिन इसके बावजूद भी यह 80 वर्षों तक अपना राज्य किए थे। तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि यह जो है कहीं न कहीं इनकी में बहुत सारे गुण भी थे, लेकिन कुछ अवगुण थे जिसके कारण इनको लास्ट में मौत उसी चक्रव्यूह में इनकी मौत हो जाती है। जाति जो है सो इनको कई इतिहासकारों ने इनको बुरडोक बडक बोरडोक नाम के जाति से इनको कहा जाता है। शिक्षा प्राप्त इनको तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला को ध्यान में रखिएगा, यही तक्षशिला का स्तूप है जहां पर इनकी शिक्षा हुई।
मैं इस पर और भी चर्चा करूँगा, इनके जो कौन दोस्त वहाँ होते हैं, उनका इस सेनापति में भी रखते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। कूटनीतिक मंत्री इनके जो थे महासेनापति भी थे, दीघाचार्य भी कहा जाता है और दीर्घ नारायण भी कहा जाता है। वजी संघ और कौशल में दुश्मनागत भाव कैसे आता है, मैं बार बार बताना चाह रहा हूं। इसी तक्षशिला में आपको इनके मित्र थे, आपको बंधुल मल, जो मल वासी थे, और अपनी इनकी पत्नी मल जो थे, बंधुल मल थे, उनकी पत्नी का नाम भी मलिका था। और उनको जिद पूरा करने के लिए यह मंगल पुष्करणी, अभिषेक पुष्करणी वैशाली में है, जहां पर वैशाली के राजा और उनसे जुड़े हुए लोग ही इसमें अभिषेक से पूर्व यहाँ स्नान करते थे। इसके चारों तरफ जो है रखवाली सैकड़ों सैनिकों के द्वारा की जाती थी, और यह जो है सो यहाँ पर पहुंचते हैं, 500 सैनिकों को मार देते हैं, स्नान करते हैं और फिर वहां से निकल भागने में आपको सफल हो जाते हैं, जिससे वज्जी संघ को कौशल राज्य से अंतर पड़ जाता है, दोनों में दुश्मनागत भाव पैदा कर देता है। और यह जो कौशल महासेनापति थे बंधुल मल, और एक बात मैं बार बार कहता हूं, मल मीन्स होता है आपको कुश्ती, और मल निवासी जितने भी थे वह बलशाली थे और कुश्ती में पारंगत थे, इसलिए भी वह अकेले ही 500 सैनिकों को मार गिराते हैं और स्नान करने के तदुपरांत भाग जाने में सफल होते हैं, जिसके चलते बहुत कलह भी होता है वहां पर बज्जी संघ में। वह हम बज्जी संघ से संबंधित जो वीडियो बना है उसमें विस्तार से चर्चा की है, आप जरूर से अवलोकन करेंगे। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, यह बंधु मल्ल जो थे वह इनके महासेनापति थे, और यह जो है तक्षशिला में साथ साथ पढ़े थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनकी देखने ही से लगता है कि यह जो है सो बहुत ताकतवर रहे होंगे। इन पर किताब भी आप देख रहे हैं लिखे गए हैं। यह पुस्तक बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यह आपको इनको क्या होता है, लेकिन यह मलवासी बंधुल मल जो थे, यह आपको प्रसेनजीत मल वासियों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए इनको महासेनापति बना। लेकिन कौशल जो राज्य था, कौशल राज्य के निवासी जो थे, इनके विरुद्ध हर हमेशा षड्यंत्र करते रहते थे, और दरबारियों और उनके जो लोग थे वह छल प्रपंच करके इनको क्या क्या प्रसेनजीत के दिमाग में कूटनीति भर दी, और जिससे कारण इनको युद्ध में एक जगह छलपूर्वक भेज दिया गया, और वह जो है रास्ते में ही इनको मार दिया गया, जिसमें प्रसेनजीत की हामी थी, प्रसेनजीत का भी उसमें हाथ था। यह जो है मार तो दिए गए, लेकिन इनके भांजे जो थे दीघाचार्य थे, जिसको दीर्घ नारायण कहते हैं, उसको महासेनापति बनाया। और लेकिन इनके भांजे जो थे वह भीतर से भावाक्रोशित थे, आक्रोशित थे, क्योंकि उनके मामा जो बहुत शक्तिशाली थे, और उस शक्तिशाली वीर की हत्या राजा खुद किए थे केवल कूटनीति के कारण, जबकि ऐसा नहीं था। वह काफी राजे के प्रति, प्रसेनजीत के प्रति, और प्रसेनजीत मित्र भी थे, और इसके लिए वह कृत संकल्पित थे, दृढ़ संकल्पित थे, और उनके प्रति श्रद्धा भाव, स्नेह भाव भी रखते थे। तथापि उनके षड्यंत्र के कारण इनकी मौत हो गई, जिससे इनके भांजे जो दीर्घ नारायण थे वह भुला नहीं पाए। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह दीर्घ नारायण का चित्र है, वो भी बहुत वीर थे। मैं कई बार बता रहा हूँ कि मलवासी जो थे वह मल युद्ध से लेकर के तलवारबाजी, भाला फेंकने, इस सब में, क्योंकि उसमें शक्ति प्रदर्शन की बात होती थी, शारीरिक सौष्ठव की बात होती थी, उसमें मलवासी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही आगे थे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इधर जो है इनके पुत्र विदुराव जो थे वह भी अपने पिता के प्रति गुस्से में थे, क्योंकि उनको सही में उनका आपको कहीं ठीक से सम्मान नहीं मिलता था, उनको अपदस्थ भी कर दिया गया था, और इसके कारण
शाक और दूसरी भी बात थी कि शाक के राजाओं या वहाँ की प्रजाओं के द्वारा उनको सम्मान भी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उनको लगा कि यह सब के पीछे कहीं न कहीं प्रसेनजीत है। और दूसरे है कि दीर्घनारायण बंधुलमल के हत्या और षड्यंत्र के कारण जो उनकी हत्या हुई थी, तो उसके प्रति भी वह आक्रोशित और भावाक्रोशित थे। तो इसीलिए उनके विरुद्ध दोनों मिल गए। और जब यह मालूम हुआ कि प्रसेनजीत को यह मालूम हुआ कि शाक्य प्रदेश मेदुलूप में बुद्ध आए हुए हैं, शाक्य प्रदेश का वह क्षेत्र था, वहां पर जा करके अपने मुकुट, तलवार, ढाल, राज्य चिन्ह दृढ़नारायण को सौंप करके वह भीतर भगवान बुद्ध से भेंट करने चले गए। और वह जो है आपको उनको वहीं पर छोड़ करके आपको दृढ़नारायण जो है यह आपको छत्र, मुकुट, तलवार, ढाल, राजचिन्ह ले करके वह चला आया आपको कौशल में आ गया। और कौशल में आकर के सबसे पहला आपको विदुदाव को वह जो है राजा घोषित कर दिया। जब राजा घोषित कर दिया तो प्रसेनजीत को लगा कि अब तो हम जाएंगे तो वहां मार दिए जाएंगे, तो चलो अपने हम दामाद जो हैं या अजात शत्रु हैं, इस अजात शत्रु जो उनके दामाद हैं, उनके क्योंकि वजीरा से अपनी पुत्री वजीरा से शादी किए थे और उसमें इन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन यह जाते जाते आपको वहां पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। रात में आप देख ही रहे हैं दरवाजा बंद था, किला का गेट जो था बंद था। अब जो है द्वारपाल कितना भी द्वारपाल को समझाए, लेकिन वह किसी भी हालत में खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब वह इतने थके मारे और इतने परेशान थे, 80 वर्ष की उम्र भी हो गया था, और उसमें वह जो है थक हार करके वह वहीं पर लुढ़क गए, मेंस मर गए। और वह आपको लेकिन जब यह सुबह हुआ तब अजातशत्रु को यह मालूम हुआ, तो विधिवत संस्कार करवाया और अमात्यों और दरबारियों के कहने पर अजातशत्रु ने विदुदाव से लड़ने का विचार छोड़ दिया। अन्यथा अजातशत्रु की इतनी ताकत थी और इतने बलशाली थे मगध सम्राट कि वह विदुदाव को मार देते। लेकिन दरबारियों ने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा नहीं करें। मैं आपको आगे बता रहा हूं, विदुदाव द्वारा शाक्य प्रदेशों को नष्ट करने का विचार किया, इसलिए क्योंकि वह जो है आपको उनको उचित सम्मान नहीं दिया जाता था। शादी आप में जो छल प्रपंच हुआ था इनके पिता के, और उसके बाद क्योंकि यह निम्न कोटि के आपकी इनकी माता जी थी, तो स्वाभाविक है वह जो है उनके प्रति वह सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते यह जो है शाक्य लोग राजाओं ने इनके साथ धोखा दिया था। उसके बदला लेने के लिए वह वहां पर आक्रमण कर दिए। और कपिलवस्तु से जब यह लौट रहे थे तो अचिरावती नदी में आई अचानक बाढ़ से उनकी और उनकी सेना की सारी की मौत हो गई। मैं पहले भी बताया था कि कौशल संघर्ष हुआ। मैं पहले भी बता दिया हूं कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी थी, जिसका विवाह जो है आप बिंबिसार से हुआ था। लेकिन अजातशत्रु ने बिंबिसार को जो मारने का षड्यंत्र रचे थे, जिसके कारण आपको बिंबिसार की मौत हो गई। तो प्रसेनजीत के वह बहनोई थे, उन्होंने भावाक्रोश में उनको जो है जो 1 लाख का टैक्स मिलता था काशी से, वह देना बंद कर दिए। अब देना बंद कर दिए तो स्वाभाविक है कि आपको युद्ध होगा ही। तो इधर मगध सम्राट जो थे अजातशत्रु, आप देख रहे हैं युद्ध के लिए वह तत्पर हो गए। और प्रथम युद्ध में तो प्रसेनजीत हार गए, लेकिन द्वितीय युद्ध में प्रसेनजीत आप देख रहे हैं प्रसेनजीत जीत गए। लेकिन जीत के बाद भी जीतोपरांत भी यह अपनी पुत्री वजीरा से शादी कर दिया और काशी का जो दहेज दिया था वह फिर से देना शुरू किया। तो यह जो है यह आपको देख रहे हैं, यहाँ पर अजातशत्रु हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़ाई का दृश्य है, कौशल और मगध का संघर्ष है। मैं थोड़ा सा बतलाना चाह रहा हूं कि वंशावली इनकी
के बारे में चर्चा कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौशल नरेश संजय महाकौशल थे। उसके बाद प्रसेनजीत का शासन हुआ। उसके बाद विदुराव का हुआ। उसके बाद क्षुद्रक कुछ दिन तक रहे। उसके बाद गणक रहे। उसके बाद सूरत रहे, सुमित्र रहे, और प्रयाग प्रशस्ति में जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में किया हूँ कि कौशलक महेंद्र का वर्णन दक्षिण कौशल के राजा रहे होंगे, उसकी भी चर्चाएं है। मैं एक बात अब कहना चाह रहा हूं कि कौशल राज्य के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो श्रावस्ती थे, जिसको सावथी भी कहा जाता था। यह कौशल महाजनपद की राजधानी थी, और यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 195 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, जो वर्तमान स्थिति है। वर्तमान में यह गोंडा जिले के सहेत महेत गांव के नाम से जाना जाता है, और बुद्ध और उनके अनुयायी वर्षा काल में श्रावस्ती में व्यतीत करते थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि 25 वर्षा काल यहीं बिताए थे। और 19 जो है आपको वर्षा काल आपको जेतवन विहार, जो यहाँ पर आपको जेतवन विहार है, उसमें यह 19 वर्षा काल बिताए थे। तो मैं आपको यहाँ के थोड़ा सा विहार के बारे में बता दे रहा हूँ। पूर्वाराम विहार जो है, पूर्वाराम मृगार मातृ प्रसाद भी कहा जाता है, और यह अंग जनपद की भक्षीय ग्राम की सृष्टि की पुत्री विशाखा थी, वह यहीं पर रह गई, और यह मिगर मातु प्रसाद और पूर्वाराम विहार बना कर करके बुद्ध को प्रदान कर दी। भगवान बुद्ध ने यहाँ त्रिपिटकों की व्याख्या की है, और 6 विरोधियों को बौद्ध धर्म में दीक्षा भी दी थी। तो इसलिए पूर्वाराम विहार जो है श्रावस्ती में है। भले ही अंग जनपद के भक्षीय ग्राम की सृष्टि की पुत्री विशाखा ने बनवाई है, लेकिन यह विशाखा यहीं पर रह गई। यह जो है यहीं पर अपने कर्मस्थली, यहीं पर जन्मस्थली भले ही अंग में है, लेकिन कर्मस्थली यहीं पर श्रावस्ती में ही है इनका। जेतवन विहार जो है, जो श्रावस्ती के प्रसिद्ध श्रेष्ठी मीन्स प्रसिद्ध व्यापारी अनाथ पिंडक सुद्दत द्वारा जेतवन विहार खरीद कर बुद्ध को प्रदान किया था। और यह जो है आपको बता देते हैं, यह जेतवन विहार जो है आपको यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, यह उन्होंने ही खरीद करके दिया था। कौशल राज्य के कुछ यहाँ पर अनाथ पिंडक सुद्दत का भी स्तूप है, क्योंकि अनाथ पिंडक सुद्दत जो है भगवान बुद्ध को बहुत कुछ दिए थे। खाने पीने रहने सहने सब चीज की व्यवस्था इन्होंने करा दी थी, और उनके मरणोपरांत उनका भी स्तूप यहाँ पर है, जो कच्ची कुटी या अनाथ पिंडक स्तूप श्रावस्ती में यह अवस्थित है। भग्नावशेष इनका दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय यह काफी विशाल और विश्व स्तरीय रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूं कौशल राज्य के प्रख्यात लोग और उससे जुड़े हुए संभ्रांत जो लोग थे, उनकी चर्चा मैं कह देना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी कौशल राज्य की राजकुमारी थी। ये भी बराबर प्रश्न में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिए। संभवनाथ जो थे जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, उनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनाथ पिंडक सुद्दत, जिसकी हमने आपको यहाँ पर बताया है कि यह प्रसिद्ध जेतवन विहार जो है यह अनाथ पिंडक सुद्दत के द्वारा ही बनाया गया था, और यह जेतवन विहार जेत कुमार के से खरीद करके बुद्ध को प्रदान किए थे। और बुद्ध के मुख्य पुरुष संरक्षक थे, और बुद्ध को खाद्य भोज अपने हाथों से अर्पित कर जेतवन को बौद्ध संघ को दान कर दिया था, जिसमें उन्हें 18 करोड़ व्यय करना पड़ा था। आज आप समझिए बुद्ध कालीन 18 करोड़ आज कितना होगा, आप खुद समझ सकते हैं। खरब तो कम हो गया, उससे भी अधिक होगा। तो यह जो है कितना महत्वपूर्ण उस समय था, यह आपका जेतवन विहार, और यह जो बना था और जो बनाए थे अनाथ पिंडक सुद्दत, इसलिए इनकी चर्चाएं करना बहुत जरूरी था। उसके बाद सुभूति हैं। सुभूति भी अनाथ पिंडक के काफी करीबी या संबंधी हैं, और ये भी धनी परिवार से जुड़े हुए थे। इनके
पिता का नाम सुमन थे, जो बहुत बड़े व्यापारी थे और बुद्ध के मुख्य पुरुष संरक्षक अनाथ पिंडक के रिश्तेदार थे, जिसकी चर्चा मैंने आपको किया है। और जेतवन मठ के निर्माण के समारोह में बुद्ध की शिक्षा सुनने के तदुपरांत वह भिक्षुक बन गए थे और उसके बाद जंगल में चले गए। प्रेम, दया, ध्यान में महारत के कारण उन्हें दिया गया कोई उपहार दाता के लिए सबसे बड़ा पुण्य था। इस प्रकार उन्हें उपहार के योग्य होने में सबसे आगे की उपाधि मिली थी। आज जो है आप देखते हैं कि हम लोग कुछ दान करना चाहते हैं तो दान देते हैं तो किसको दिया जाए, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। जिसको आप दान देते हैं वह जो है बहुत बड़ा माफिया रहता है, धार्मिक माफिया है या आर्थिक माफिया है, उसको देने से हमको कोई लाभ नहीं है। और जो इसलिए यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उपहार देने से आपको सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अगर आज हो जाए तो हम समझते हैं सब लोग दान देने के प्रति साकांक्ष होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुभूति जो थे एक बार राजगृह गए थे। वहां पर बिंबिसार जो उस समय राजा थे मगध के, उन्होंने कहा था कि आपको एक हम झोपड़ी बना करके देंगे जहां पर आप वहां पर आप योग ध्यान करेंगे। लेकिन वह इस बात को भूल गए और वह खुले में ही अपना ध्यान करने लगे। जब उनके इतना पुण्य प्रताप था, उनका इतना पुण्य प्रताप था, आभा मंडल इतना बड़ा था कि बारिश नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद राजा भूल गए थे। जब राजा को यह बात मालूम हुआ कि यह जो है आपके ही कारण या वर्षा नहीं हो रही है, क्योंकि आपने सुभूति जो आए हुए हैं राजगृह, उनको आपने झोपड़ी बनाने का वचन दिया था, वह नहीं बनाए हैं, जिसके कारण वह जो है सो आपको खुले में ही ध्यान लगा रहे हैं। तब जाकर के माफी मांगते हुए एक पत्तेदार झोपड़ी बनाई और जो ही वह झोपड़ी में बैठे बारिश होने लगी। तो यह जो थे सुभूति जो थे, यह प्रश्न बहुत बराबर पूछे जा सकते हैं। उपहार के योग्य व्यक्तियों में यह सर्वश्रेष्ठ थे। अब एक बात और आती है, एक महिला है उपलावना, जिनका शाब्दिक इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है नीले जल लिली के रंग इनका कलर था, देखने में काफी खूबसूरत थी और इनके पिता जो है धनी व्यापारी थी। और महिलाओं शिष्यों में यह जो है शीर्ष महिला के रूप में जानी जाती थी। क्षेमा, आप जान ही रहे हैं, क्षेमा जो है सोरानी थी। खेमा के साथ, जिनको खेमा भी कहा जाता है, बुद्ध की दो प्रमुख महिला शिष्यों में से दूसरी मानी जाती है। बैंकॉक में आप देख रहे हैं उनके जो अवशेष है, अस्थि अवशेष है, बैंकॉक में इतना सुंदर ढंग से रखा गया है, आपको काफी उसके प्रति अगाध श्रद्धा और स्नेह पैदा कर देता है। अंगुलीमाल जो थे, अंगुलीमाल की चर्चा लोग गलत दृष्टिकोण से करते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि प्रसेनजीत की राजधानी श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ था अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल जो थे वह गर्ग वंश के ब्राह्मण पिता भग्गव, जो प्रसेनजीत के गुरु भी रहे, जो राजा के गुरु रहे, बाद में वह बुद्ध को अपना गुरु मानने लगे। और इनकी माता जो थी मंतानी थी, या जो है अंगुलीमाल, और इनके बारे में कहा जाता था कि यह अंगुलियों को, किसी भी आदमी की अंगुलियों को जंगल में से गुजरने वाले का वह काट लेते थे और उसका माला पहनते थे। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है कि इनके जो शिक्षक थे यह बहुत ही मेधावी और काफी कुशाग्र बुद्धि के थे, और यह अपने गुरु की भक्ति के कारण गुरु के बहुत स्नेही हो गए थे और गुरु इनको बहुत मानते थे। कुछ नटखट विचारधारा के बच्चे गुरु को कुछ गलत चीजें उनको बतलाया और कहा कि ऐसा कर दिया कि गुरु और शिष्य के बीच एक तकरार पैदा कर दिया, और तब वह गुरु कहते हैं जो सर्वप्रथम मेधावी बच्चे के रूप में जाने जाते हैं, कहते थे जाओ 1000 तुम उंगली काट के लाना, तब हम तुमको पढ़ाएंगे। उसके बाद वह जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के
लोगों को उंगली काटने लगते हैं, उसके बाद उनका विचार जो है सो गलत रास्तों पर आ जाता है। लेकिन संजोग से इनकी भेंट बुद्ध से हो जाती है और बुद्ध उनको सही रास्ते पर लाते हैं और यह श्रावस्ती में उनके ही आश्रम में रहते हैं और फिर से वह ज्ञान की धाराओं में बहने लगते हैं और काफी आगे बढ़ते हैं। तो यह जो है श्रावस्ती में आपने देखा कि श्रावस्ती में जेतवन बुद्ध में जो है यह अंगुलीमाल स्तूप भी यहाँ पर अवस्थित है, जिसकी चित्र मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं इतनी सारी चीजों के पीछे बहुत सारी किताबों का मैंने शोध किया है, बहुत सारी किताबों की चर्चा सुना है और बहुत सारी किताबों को मैंने पढ़ा है और बहुत सारे चीजों को देखने परखने और आद्योपांत पढ़ने का मौका मिला है, जिसका स्रोत और विस्तृत अध्ययन जो है प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी जी का है। भारत का इतिहास A.L. श्रीवास्तव है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है, कालिदास की रघुवंश है, विष्णु पुराण है, शांति स्वरूप बौद्ध के कौशल राज प्रसेन जित की जो किताब है, प्रसेन नदी जो है वह किताब बहुत ही अच्छी है। जयशंकर प्रसाद के आजाद शत्रु जो है बहुत फेमस है। सदानंद महास्थिर के अंगुलीमाल जो यहाँ पर आप किताब देख रहे हैं बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रसेन कौशल राज प्रसेन नदी की जो किताब है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और गूगल से भी बहुत सारे स्रोत हैं। यहाँ कौशल राज प्रसेन नदी का है, विपश्यना विशोधन विन्यास के द्वारा प्रकाशित है, बहुत अच्छी है। गूगल स्रोत भी है और ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड जॉनसन का है। तो यह जो है यह आपको सारी स्रोत के बारे में हमने आपको चर्चा किया है और यह जो है वह आपको पूरी शोध परख आपको समझने में बूझने में उसको जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको पढ़ेंगे वह जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो है यह चैप्टर आपको क्लोज मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत,